नेत्र को परेशान करना इस समय मेरा मकसद नहीं, नयन को परेशान करना इस समय मेरा मकसद नहीं। लक्ष्य ये कि स्मृति में ज्ञान सदा बनी ही रहनी चाहिए, सदा बनी ही रहनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर स्नेह स्नेह धीरे धीरे अग्रसर होने वाले प्यारे युवा वर्ग, आज इस सेशन में हम उन तथ्यों की कड़ी से जुड़ेंगे जो कि संबंधित है आधुनिक काल के प्रमुख कवियों से और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों से। तो आइए अविलंब हम जुड़ते हैं और इस वीडियो में जो कि हम ज्ञान तत्वों से जुड़ेंगे, जिनसे अपना लगाव शुरू से अंत तक रखे रहेंगे, और इसमें जो भी तथ्य आएंगे वे आधुनिक काल के होंगे। आधुनिक काल में जो कि गद्य भाग होगा और पद्य भाग होगा, फिर द्विविधि युगीन काव्य होगा। गद्य काल जो कि भारतीय हिंदी युग के नाम से जाना जाता है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का, और उसके बाद द्विविधि युगीन काव्य आता है जो कि 1900 से 1920 ईस्वी तक, फिर छायावाद युग जो कि 1920 से 1936 ईस्वी तक, फिर प्रगतिवाद युग जो कि 1936 से 1943 ईस्वी तक, और तदनुपरांत प्रयोगवाद जो कि 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक चलता है, और अंत में नई कविता का प्रारंभ समय होता है जो कि 1954 से 1965 ईस्वी तक चलता है, और फिर हिंदी नवगीत की परंपरा 1965 के बाद प्रारंभ होती है जो कि अब तक चली आ रही है। तो आइए हम इस कड़ी से जुड़ाव करते हैं जो कि आधुनिक काल से संबंधित है। जहां तक आधुनिक काल के शुरुआत की बात है तो इसका आरंभिक चरण माना जाता है 1857 स्वतंत्रता संग्राम से शुरुआत स्वीकृत किया गया है। इस काल में हिंदी कविता पहली बार मध्यकाल की बधे बधाओं को तोड़ करके, नियमों को लांघ करके समाज के सामने प्रस्तुत हुई है। जहां तक आधुनिक काल के नामकरण का प्रश्न है तो इस संदर्भ में कई आचार्यों ने अलग अलग ढंग से इसका नामकरण किया है, जो कि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कि गद्य काल का नामकरण किसने किया है। तो उत्तर होगा कि गद्य काल का जो नामकरण है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, और मिश्र बंधुओं ने इसका तो नामकरण वर्तमान काल से कर दिया है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जहां एक तरफ इसे गद्य काल की संज्ञा दी है, वहीं मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल की संज्ञा दी है। जहां तक डॉक्टर रामकुमार वर्मा की तथ्य का प्रश्न है तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे आधुनिक काल की संज्ञा दी है, और इन्हीं की बातों का समर्थन करके डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भी इस अवधि को आधुनिक काल का ही नामकरण किया है। अर्थात डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोनों ने वर्तमान काल को आधुनिक काल का नामकरण किया है, और मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दी है। अब आधुनिक काल को मुख्य रूप से अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है वह 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का काल है, जो कि राष्ट्रीयता, देश प्रेम, स्वदेशी भावना से जुड़ा हुआ है। और इस काल में जो मुख्य रूप से दो भागों में बांट करके, अर्थात आधुनिक काल को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। पहला जो काल है वह पद्य भाग है और दूसरा गद्य भाग है। तो जो पद्य भाग है इसमें भी जो प्रवृत्तियां रहीं और गद्य भाग में जो प्रवृत्तियां रहीं वह मुख्य रूप से राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना, स्वदेश की भावना कूट कूट करके भरी रही।
राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक सुधार विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति श्रृंगार और प्रकृति से संबद्ध विषयों पर भी कविताएं समाज के सामने आने शुरू हो गई। और इसके साथ साथ हास्य व्यंग और समस्या के समाधान जैसी नई काव्य शैलियां भी इस समय विकसित हुई। यह जो काल है आधुनिक काल, इसमें यद्यपि खड़ी बोली हिंदी काव्य भाषा का प्राबल्य रहा है, किंतु काव्य रचना में ब्रज भाषा का ही आधिपत्य रहा है और मुक्तक काव्य ज्यादा लिखे गए हैं। जहाँ तक भारतेंदु युग कविता का क्षेत्र से संबंधित तथ्यों की बात है, तो इस संदर्भ में जो तथ्य हैं कि भारतेंदु युगीन जो कविता है उसमें आधुनिक प्रभावों को ग्रहण करने के बाद रीतिकालीन काव्य परंपरा की शुरुआत स्वीकृत की जाती है। इसमें रीतिकालीन काव्य परंपरा से सर्वथा मुक्ति तो नहीं है, फिर भी इसमें काव्य भाषा के रूप में जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और विशेष करके मुक्तक काव्य की ही रचना की गई है। जहाँ तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों की बात है, तो इस संदर्भ में उनका विचार है कि भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। वे प्राचीन और नवीन का प्रयोग इस ढंग से करते थे कि कहीं भी जोड़ नहीं जान पड़ता था। उनके हाथों में पकड़कर नवीन भी प्राचीनता का एक विकसित रूप जान पड़ता था। अर्थात जो भी रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल के कवियों को, आचार्यों को, जो उनके अंदर रचना की प्रवृत्ति थी, उसको उन्होंने संक्रमण काल युग की कविता का रूप दिया है। वे महसूस किए हैं कि इस समय के जो कवि रहे हैं उनके अंदर प्राचीनता और नवीनता के बीच समन्वय करने की एक अद्भुत कला व्याप्त थी। जहाँ तक भारतेंदु को हिंदी के आधुनिक काल का तथा हिंदी गद्य का जनक कहा जाने के संदर्भ में तथ्य है, तो यह भी बहुत ही रोचक तथ्य है, क्योंकि भारतेंदु जी ने हिंदी कविता को रीतिकालीन प्रवेश से मुक्त कर आधुनिक सांचे में ढालकर नई काव्य प्रवृत्तियों से जोड़ दिया और हिंदी गद्य की तमाम विधाओं का सूत्रपात भी किया। अर्थात भारतेंदु जी ने जो रचना की वे पुराने का सम्मिश्रण और नवीन का प्रयोग, पुराने का सम्मिश्रण नवीन का प्रयोग करके एक अद्भुत समाज के सामने प्रस्तुत करने की कला का विकास किया। उन्होंने विविध विधाओं का सूत्रपात भी किया। कविता के साथ साथ नाटक, निबंध लेखन योजना, आलोचना पद्धति जैसी अनेक गद्य विधाओं पर भी इन्होंने लेखनी जम करके चलाई है। इस प्रकार भारतेंदु जी हिंदी साहित्य के गद्य भाग के जनक के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें उन महान विभूतियों में एक माना जाता है जो कि समाज को एक नई दिशा देने में अग्रणी भूमिका निभाए। अब भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, प्रस्तुत हैं कि भारतेंदु ने प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी और वर्षा विनोद आदि बहुत सारी रचनाएं की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद, अरुणोदय, मयंक, महिमा, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला जैसी रचनाएं की। प्रताप नारायण मिश्र ने लोकोक्ति शतक
प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर जैसी रचनाएं समाज के सामने प्रस्तुत की। इसी के साथ साथ जो जगमोहन जी हैं, उन्होंने श्यामलता, श्यामा सरोजनी, प्रेम संपत्ति लता जैसी रचनाएं लिखी। अंबिका दत्त व्यास, जिनकी रचना पावस पचासा है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और इन्होंने और 2 रचनाएं लिखी, सुकवि सतसई, हो होरी। राधा कृष्ण दास की रचना है देश दशा, भारत 12 मासा। राधा कृष्ण दास जी 2 रचनाएं लिखे, देश दशा और भारत 12 मासा। जहाँ तक भारतेंदु जोगीन की प्रवृत्तियाँ हैं, ये मुख्य रूप से समाज को बहुत ही प्रभावित की हैं। और ये प्रवृत्तियाँ हैं राष्ट्रीयता की भावना, समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता, भक्ति भावना की प्रबलता, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग की प्रधानता, समस्या समाधान की पूर्ति, ब्रजभाषा का प्रयोग। इस तरह से भारतेंदु जोग की प्रवृत्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका समाज के सामने निभाई और देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका प्रस्तुत की। अब हम जुड़ते हैं द्विवेदी जोगीन काव्य से, जिनका समय 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। और इस समय को, इस काल को युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही जाना जाता है। इस काल को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग कई दृष्टियों से नवीन कविता का युग है। इस समय काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा और नए नए विषयों पर काव्य रचना की शुरुआत की गई। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहते हुए भी महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक कवियों के लिए नवीन मार्ग का प्रस्तुतिकरण किया। और द्विवेदी जी ने सरस्वती का जो प्रतिपादन 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक किया, उसी के साथ साथ उन्होंने और कवियों के लिए भी रास्ता प्रशस्त किया। हरिऔध ने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा, तो दूसरी तरफ मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की विरह व्यथा और कैकेयी के संताप को साकेत में बाणी प्रस्तुत की। उन्होंने भारत भारती द्वारा देश भर में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की मर मिटने वाली भावना को पैदा कर दी। अंग्रेज सरकार ने भारत भारती को इसकी राष्ट्रीयता के कारण जब्त भी कर लिया था। अर्थात ऐसी कविता, ऐसी रचना, ऐसी मृत्युंजय रचना, जिसको कालजयी रचना भी कह सकते हैं, भारत भारती, इसने देश की जनता में इतनी राष्ट्रीयता की भावना पैदा की कि अंग्रेज इससे क्षुब्ध होकर के इसको जब्त ही कर लिया और उन्हें जो है सो इस तरह से प्रभावित किया कि आम जनता जो है सो डर जाए। परंतु देश के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई वह कभी समाप्त नहीं हुई। द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों प्रकार की रचनाएं समाज के सामने आई, जो कि छंद की दृष्टि से हरिऔध ने संस्कृत के वर्णिक छंदों का भी प्रयोग किया है। जहाँ तक उपलब्धि की बात है तो द्विवेदी युगीन काव्य की उपलब्धियाँ समाज में बहुत ही सराहनीय रहीं। द्विवेदी युगीन कविता को डॉक्टर नगेंद्र ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य की संज्ञा दिया है और उन्होंने बतलाया है कि राष्ट्र के लिए समर्पित द्विवेदी युगीन कविता बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। राष्ट्र प्रेम और सामाजिक सुधारों के प्रति इस युग में विशेष बल दिया गया। खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा की प्राप्ति इस समय की विशेष उपलब्धि है। इसके बावजूद भी द्विवेदी युग के कवियों की इतिवृत्तात्मकता ही इसके पतन का कारण बनी, जिसे छायावाद का उदय हुआ। अर्थात द्विवेदी युग में भी कुछ कमियां रह गई, जो कि
इतिवृत्तात्मकता की रही और जो उसके परिणाम स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। जहाँ तक द्विवेदीजुगीन कवियों एवं उनकी रचनाओं से संबंधित तथ्यों की बात है तो इस संदर्भ में ये तथ्य महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं परीक्षा के लिए। तो संक्षिप्त में कवि एवं उनके काव्य रचनाएं। नाथूराम शर्मा ने शंकर सरोज लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा, कान्यकुब्ज, अबला विलाप। अयोध्या सिंह हरियौध उपाध्याय जी ने जो लिखा है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने समाज के सामने जो रचनाएं दी वे हैं प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की उनमें प्रमुख है भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, साकेत और द्वापर। इसमें भारत भारती और साकेत ने तो अहम भूमिका निभाई समाज के लिए और पंचवटी यशोधरा के भी प्रभाव समाज पर गहरा पड़ा। इसके अलावे जगन्नाथ दास के उद्धव शतक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी प्रमुख हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख रचना गंगा लहरी और श्रृंगार लहरी है। रामचरित उपाध्याय ने राष्ट्र भारती, देवदूत और रामचरित चिंतामणि लिखी है जो कि रामचरित चिंतामणि बहुत ही उत्तम कोटि की रचना है। श्री रामचरित उपाध्याय जी की रचना रामचरित चिंतामणि और राय देव प्रसाद पूर्ण ने मृत्युंजय नामक रचना की, बसंत वियोग नामक रचना इन्हीं की रचना है तथा स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण का प्रमुख रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक, गंगा लहरी और श्रृंगार लहरी लिखी। जहाँ तक द्विवेदीजुगीन काव्य प्रवृत्तियाँ रही हैं उनमें राष्ट्रीयता की भावना, नैतिकता एवं आदर्शवाद, प्रकृति चित्रण, सामाजिक समस्याओं का निरूपण और काव्य रूप में विविधता, ये सब उनके रचनाओं में भरी रही हैं। अब जहाँ तक छायावाद की बात है तो इस संदर्भ में जो प्रमुख तथ्य हैं कि छायावाद की शुरुआत 1920 से लेकर के होती है और 1936 तक चलती है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ प्रसाद पंत निराला अर्थात प्रसाद पंत निराला वर्मा ये 4 स्तंभ छायावाद के रहे हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं भी समाज को बहुत प्रभावित की हैं। जहाँ तक प्रमुख तथ्य की बात है तो इस संदर्भ में छायावाद में तथ्य है कि आधुनिक काल की कविता के विकास का यह तीसरा चरण माना जाता है। इसका उद्भव द्विवेदीजुगीन इतिवृत्तात्मकता अर्थात वर्णनात्मकता के प्रति विद्रोह के फलस्वरूप हुआ है। डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, अर्थात जो द्विवेदी युग की इतिश्री हुई वह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह को लेकर के हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद और रहस्यवाद को एक ही वस्तु माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है जो जीवन के प्रति एक विशेष भावनात्मक दृष्टिकोण रखती है, ऐसा इन्होंने कहा है। अर्थात डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं कि छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। और छायावाद के जो प्रसिद्ध कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 प्रमुख स्तंभ कवि हैं। इनके अलावे माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, ये प्रमुख कवि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख भूमिका निभाने में अहम भूमिका निभाए हैं।
छायावाद काव्य में सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति प्रधान रूप से है। प्रेम, विरह और करुणा की मार्मिक अभिव्यक्ति इसमें मिलती है। सौंदर्य भावना छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति रही है। अपने निजी दुख सुख की आत्माभिव्यक्ति और मैं शैली का प्रयोग अनेक छायावादी कवियों में हुआ है। इसमें रहस्यवाद की भी प्रस्फुटी देखने को मिलती है। विशेष करके महादेवी वर्मा के काव्य में प्रेम का उदात्त चित्रण प्रस्तुत हुआ महसूस होता है और प्रकृति के प्रति छायावादी कवियों की जिज्ञासा, सौंदर्य भावना और प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप छायावादी काव्य में अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। जहाँ तक छायावाद कवियों की प्रमुख रचनाएं और कवि से संबंध है तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना प्रमुख है कामायनी, कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर, जिसमें कामायनी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है गुंजन, पल्लव, वीणा और ग्रंथि। पंत की रचना गुंजन, पल्लव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और निराला की जो रचना है अनामिका, परमिल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। निराला की जो प्रमुख रूप से भूमिका परीक्षा के लिए रखती है रचनाएं वे हैं अनामिका और राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। इस प्रकार महादेवी वर्मा की भी रचनाएं प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा की रचना निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, संध्या गीत और यामा है। यामा और दीपशिखा इनकी प्रमुख रचना है महादेवी वर्मा की। यामा और दीपशिखा साथ साथ निहार भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगड़ी और हिम किरीटिनी है। इस प्रकार छायावाद युगीन कवियों में प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छायावाद के उपरांत प्रगतिवाद का आगमन होता है जो 1936 से 1943 ईस्वी तक चलता है। प्रगतिवाद का वैचारिक आधार साम्यवाद है, अर्थात राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद प्रचलित है वह साहित्य में भी प्रचलित रहा और उसे प्रगतिवाद के नाम से जाना गया। प्रगतिवादी कविता के जो कवि रहे हैं वे निजी सुख दुख, वेदना, निराशा से निकलकर जनजीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के प्रति अपनी कल्पना को केंद्रित किया है। उनके लिए कल्पना की रंगीनी और उनके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अर्थात जो प्रगतिवादी कवि हैं उनके लिए न तो कल्पना की रंगीनी है और न ही जीवन से पलायन की प्रवृत्ति, बल्कि वे जमीनी यथार्थ से जुड़ करके मनुष्य के संघर्ष और संकल्प से जुड़ी हुई कविता को देना ही अपना प्रमुख लक्ष्य समझे हैं। अर्थात प्रगतिवादी कवि जो अपनी रचना का मुख्य आधार बनाए वे मुख्य रूप से जो समाज के लिए संघर्ष एवं संकल्प की कविता लेकर के आए। प्रगतिवादी कवियों के लिए प्रमुख विशेषता रही कि उन्होंने नारी को केवल सौंदर्य की भोग की वस्तु नहीं माना, अपितु उनका योगदान स्वतंत्र अस्तित्व के लिए भी उन्होंने स्वीकार किया है। लगभग सभी कवियों ने समाज को शोषण, दमन और अन्याय से मुक्त करने के लिए संघर्ष और क्रांति को नया रूप दिया और अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से स्थान दिया। प्रगतिवादी काव्य भाषा जो है सो वह जन की भाषा बन करके उभरी और उसमें न तो अलंकार की चिंता है और न ही प्रतीक और बिंब की विधान है। सच्चे अर्थों में प्रगतिवादी काव्य को लोक भाषा का जो है सो काव्य कहा जाना
समाचीन होगा। अर्थात इनसे जुड़ी हुई जो विचार है वह मुख्य रूप से यही है कि प्रगतिवादी काव्य द्वारा हिंदी कविता पहली बार समाज के सुख दुख से जुड़ी हुई खोखले आदर्श और नैतिकता के जो पोल से निकल करके प्रगतिवादी कविता ने यथार्थवादी दृष्टिकोण ही विकसित किया और शोषण अन्याय के प्रति विद्रोह करने की शक्ति जनता के अंदर पैदा की और जनता को शोषण से मुक्त करने के लिए जो रचना लिखी गई वह प्रगतिवादी कविता में झलकती है। अब प्रगतिवादी कविता के प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख कवि और रचनाएं मुख्य रूप से हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सुमित्रानंद पंत जो कि छायावादी कवि भी हैं और प्रगतिवादी कवि भी हैं, इन्होंने जुगांत, जुगवाणी और ग्राम्या जो रचना लिखी वह प्रमुख रूप से स्थान रखती है प्रगतिवादी में। अर्थात प्रगतिवादी रचना इनकी है जुगांत, जुगवाणी और ग्राम्या, जबकि छायावादी रचना है ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव और गुंजन। निराला ने भी रचनाएं लिखी जो कि उनकी छायावादी रचना है अनामिका, परमिल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, और प्रगतिवादी रचना है कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गर्म पकौड़ी, अड़िमा। इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जो कि प्रगतिवाद के मुख्य कवि हैं और इन्होंने जो अपनी रचना दी समाज के लिए अहम भूमिका वो निभाई। इनकी प्रमुख रचना है कुरुक्षेत्र, रेणुका और हुंकार। रामविलास शर्मा ने फुटकर कविताएं लिखी। नागार्जुन की रचना है प्यासी मुरझाई आंखें, युगधारा। युगधारा प्रमुख इनकी रचना है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। त्रिलोचन की रचना है धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूं। अर्थात मिट्टी की बारात इनकी प्रमुख रचना है। शिव मंगल सिंह सुमन, प्रगतिवादी कवि शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है बाणी की कथा। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है बाणी की कथा, हिलोल, प्रलय, सृजन। इस तरह से प्रगतिवादी जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी और शिव मंगल सुमन सिंह नागार्जुन प्रमुख इस समय के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र महत्वपूर्ण रही है और शिव मंगल सिंह सुमन की रचना प्रलय, सृजन और बाणी की कथा। जहाँ तक प्रयोगवाद की बात है तो इसका काल 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें तार सप्तक की रचना की गई जिसका आरंभ अज्ञेय द्वारा किया गया। इसमें 7 कवियों की प्रमुख भूमिका रही है जिनके नाम हैं मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें जिन 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुई उनमें अर्थात दूसरे तार सप्तक में नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला, माथुर, हरिनारायण राणा व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। प्रयोगवाद का जन्म जो हुआ वह प्रगतिवाद का जो जन्म हुआ वह सामाजिकता की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है, क्योंकि प्रयोगवादी कवि आत्मनिष्ठ और वैयक्तिक प्रवृत्ति के पोषक थे और जिसके चलते प्रगतिवाद कविता का जन्म हुआ। प्रयोगवाद कविता अर्थात इसमें प्रगतिवादी और प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में जो प्रमुख विरोधात्मक प्रवृत्ति है वह ध्यातव्य है कि आखिर इसमें क्या थोड़ा सा अंतर है। प्रगतिवादी जो कविता रही है वह अति सामाजिकता की प्रतिक्रिया स्वरूप रही है
और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो प्रयोगवादी कविता रही है वह आत्मनिष्ठ और वैयक्तिक रही है। प्रयोगवादी कविता व्यक्ति की अदम्य जिज्ञासा की कविता है। उसमें व्यक्ति के दुख दर्द की सघन पहचान की गई है। प्रयोगवाद के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि प्रयोगवादी काव्य व्यक्ति के अंतः संघर्ष का काव्य है। इसके अंतर्गत क्षण की अनुभूतियों और जीवन की सूक्ष्म संवेदनाओं की प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई है। वस्तुतः मध्यम वर्गीय जीवन की आशाओं, अनुभूतियों एवं कुंठाओं का काव्य है प्रयोगवादी काव्य। प्रयोगवाद सीमित समय में ही हिंदी कविता का महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुआ और आगे चल करके बाद में यही काव्य धारा नई कविता के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत हुई। नई कविता का काल 1954 से 1965 ईस्वी तक माना जाता है, जो कि विशेष रूप से वह जो समय है यह डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी के काल के रूप में जाना जाता है। जहाँ तक नई कविता की शुरुआत की बात है तो इस संदर्भ में तथ्य यही है कि दूसरे सप्तक के बाद ही जो कविता हुई वह नई कविता के रूप में जाने लगी। अर्थात 1951 के बाद से आने वाली कविता नई कविता के रूप में समझी जाने लगी। वास्तव में नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही एक विस्तार रूप है। इसलिए वैचारिक रूप से प्रयोगवाद और नई कविता में कोई तात्विक अंतर नहीं है। रामविलास शर्मा ने इसे सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। एक तरह से सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह ही इस कविता का नई कविता का सार तत्व है। अज्ञे के संपादक काल में ही तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी और चौथा सप्तक 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन सप्तकों के कवि नए कवि कहलाते हैं। तीसरे सप्तक के कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अर्थात तीसरे सप्तक के कवि में ही डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम आता है और चौथे सप्तक के कवि जो कि 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उसके कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर। इस प्रकार इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अज्ञे की रचना है चिंता हरी घास पर क्षण भर, बावरी अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए थे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, और आंगन के पार द्वार। इत्यलम चिंता की हरी घास पर क्षण भर। मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, कानुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ये रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा। शमशेर बहादुर सिंह ने भी लिखी कविताएं हैं। कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। रघुवीर सहाय ने जो कविता लिखी है हंसो हंसो जल्दी हंसो, और दूसरी इनकी रचना है आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप। जहाँ तक सर्वेश्वर दयाल की कविता की बात है तो इन्होंने बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, ये काठ की घंटियां, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह, आत्मजयी आमने सामने,
अर्थात चक्रव्यूह, आत्मजयी, आमने सामने, कुंवर नारायण की रचना है। इस प्रकार जो हिंदी नवगीत नई कविता के बाद से हिंदी नवगीत परंपरा का शुरुआत हुआ है, जो कि 1965 के उपरांत हुआ है। नवगीत परंपरा का प्रारंभ 1965 ईस्वी के आसपास शंभुनाथ सिंह के द्वारा हुआ है। उनके अनुसार नवगीत नई कविता का गीतात्मक रूप है, जो कि नवगीत के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, शंभुनाथ सिंह, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, ठाकुर प्रसाद, वीरेंद्र मिश्र, कैलाश वाजपेयी, बच्चन, रविंद्र गुप्त, स्नेही यायावर, उमाकांत, रामदरस नीरज, ये सब हिंदी नवगीत परंपरा के कवि हैं। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई, शंभुनाथ सिंह नवगीत अर्धशती, सांसद से सड़क तक ये रचना देने वाले कवि हैं धूमिल, कुंवर बेचैन भीतर कुमल बाहर, ये रचनाएं हैं। राम स्नेही लाल यायावर, इनकी रचना है मन पलाशवन और दहकती संध्या। मन पलाशवन और दहकती संध्या, यह रचना राम स्नेही लाल यायावर की है। इस प्रकार इस सेशन के तहत आपने आधुनिक काल के विशद अध्ययन किया और इसमें आधुनिक काल पद्य गद्य एवं द्विविधि युगीन काव्य, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी नई कविता से जुड़े हुए कवियों एवं उनकी प्रमुख रचनाओं से आपने जुड़ाव किया और शुरू से अंत तक वीडियो से जुड़े रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।